तो सबसे जो पहली बातचीत हमारी यहां पर ये रहेगी कि जजमेंट क्या होता है, व्हाट इज जजमेंट। तो जजमेंट की जो डेफिनेशन ढूंढने जाओगे, परिभाषा ढूंढने जाओगे, तो सीआरपीसी में कहीं जजमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सीपीसी पढ़ोगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जो है जजमेंट को डिफाइन किया गया है ना, सिविल में किया गया है। तो वहां पे कहता है कि क्या है जजमेंट, क्या है, निर्णय या डिक्री के आधारों का कथन, द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड जजमेंट, आधारों का कथन जो है ये निर्णय है। तो बेसिकली हमें क्या सीखना है जजमेंट राइटिंग में शुरुआत में। तो शुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताता हूं, हमें चूंकि जजमेंट के कंटेंट्स, जैसे जजमेंट का जो बेसिक कंटेंट्स होता है उस चीज को लेकर के क्या क्या उसके अंतर्गत होता है उसको लेकर के हमें पहले जो है तो चीजों को सीखना पड़ेगा। इसका लेक्चर है पर फिर भी एक यूट्यूब में भी मैंने लेक्चर डाला था, उसमें भी ये चीजें बताई थी, पर उसको मैं शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जजमेंट के कंटेंट्स को लेकर के बातचीत ऐसी है कि जब आप सिविल जजमेंट की बातचीत करते हैं तो सिविल जजमेंट में जजमेंट के कंटेंट्स कहां बताए गए हैं, ये बताए गए हैं आपका ऑर्डर 20 रूल 4। ऑर्डर 20 रूल 4 में सिविल जजमेंट के कंटेंट्स बताए गए हैं कि सिविल जजमेंट, वहां पे लघुवाद न्यायालय के भी निर्णय की बातचीत करता है, पर लघुवाद न्यायालय स्मॉल कॉज कोर्ट की जजमेंट हमसे नहीं पूछते हैं, तो जनरल जो जजमेंट पूछते हैं वो चीज वहां बताया गया है। और क्रिमिनल की यदि हम बातचीत करते हैं तो सीआरपीसी की जो सेक्शन है 354, इसमें बताया गया है जजमेंट के कंटेंट्स। तो किसी जजमेंट्स के बेसिकली 4 अंतर वस्तुएं होती हैं। पहला होता है आपका संक्षिप्त कथन, पहला होता है संक्षिप्त कथन, दूसरा होता है औदार्य प्रश्न, तीसरा होता है विनिश्चय, और चौथा होता है विनिश्चय के कारण, विनिश्चय के कारण। हिंदी में बोले तो ठीक, हिंदी में बोले तो सॉरी हिंदी में तो लिखा है, इंग्लिश में बोले तो ये आपका कंसाइज स्टेटमेंट होता है, औदार्य प्रश्न, ठीक है ना, और विनिश्चय, विनिश्चय के कारण। तो ये 4 कंटेंट्स किसी जजमेंट, चाहे तुम सिविल जजमेंट देखो चाहे तुम क्रिमिनल जजमेंट देखो, दोनों में ये 4 कंटेंट्स होते हैं बेसिकली। अब ये 4 कैसे, इनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अच्छा, इसमें भी एक चीज और समझना कि जो आपका सीपीसी में डेफिनेशन बताई गई है, तो जनरली क्या होता है कि जजमेंट में सबसे जो जरूरी चीज होता है विनिश्चय, और विनिश्चय के कारण होते हैं। इसको जो है तो बोला जाता है निर्णयाधार। इंग्लिश में लैटिन में एक शब्द यूज किया जाता है रेशियो डेसिंडाई, है ना, लैटिन में एक शब्द यूज किया जाता है रेशियो डेसिंडी, रेशियो डेसिंडी, निर्णयाधार। और बेसिकली ये जो निर्णयाधार होता है ये ही रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि कई बार लोग जो प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजमेंट है
वो एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, संदर्भ मतलब कि साहब देखो उसमें ऐसा जजमेंट दिया गया है और मेरे पक्षकार की सेम सर्कमस्टांसेस है, इसलिए सर हमारे पक्ष में जो है तो यहाँ पर डिग्री दीजिए। तो वो जो रेफरेंस यूज करते हैं तो बेसिकली वो आपका रेशियो डेसेंडाई ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो निर्णयाधार ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। क्या होता है इसके अंतर्गत, तो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जब आप जजमेंट लिखते हो तो जजमेंट में जो संक्षिप्त कथन है, कंसाइज स्टेटमेंट है, संक्षिप्त कथन में जजमेंट के जो 4 शुरुआती पैरा हैं, पैरा 1 से लेकर के 4 तक के जो शुरुआती पैरा हैं, वो शुरुआती 4 पैरा कंसाइज स्टेटमेंट के तौर पर ही हम लिखते हैं, संक्षिप्त कथन के तौर पर ही हम लिखते हैं। तो जैसे कि हम पहला पैरा चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, पहला पैरा हमेशा इंट्रोडक्टरी पैरा कहलाता है, इंट्रोडक्शन, परिचय। सिविल में जैसे वादी वाद लेके जाता है तो सिविल में लिखा जाता है कि वादी ने क्या रिलीफ मांगा, और क्रिमिनल में जो है तो क्या लिखा जाता है पहले पैरा में कि अभियुक्त के ऊपर क्या आरोप लगा है। तो पहला पैरा हमेशा किसी जजमेंट का इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि किसके बारे में ये जजमेंट है। अभी बेसिक थोड़ा मैं जजमेंट का ऊपर सभी बातचीत करूंगा, पर बेसिक पहले फंडामेंटल बातचीत करूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद मैं बेसिक्स में आ जाऊंगा, ठीक है ना। 1-2 सेशन मेरा बेसिक्स में रहेगा और उसके बाद में आपको जजमेंट की जो जजमेंट प्रॉपरली जो है तो लिखवाऊंगा, तो आपको ज्यादा सही तरीके से जो है तो चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आराम से थोड़ा सब्र बना के थोड़ा सा देखिएगा, चीजें आराम समझ में आ जाएगा। तो पहला। दूसरा, सिविल में ज्यादातर काम करता है स्वीकृति, जो कथन होते हैं, एडमिटेड फैक्ट होते हैं, और क्रिमिनल में हम उसको बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। कई बार किसी, खासकर सिविल में ज्यादा काम करता है वादी का वाद पत्र और प्रतिवादी का लिखित कथन पढ़ने के बाद कुछ एलिमेंट्स निकल के सामने आते हैं जिनको दोनों पक्षकार ने स्वीकार कर रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडमिटेड फैक्ट, स्वीकृत तथ्य। सिविल में ज्यादा काम करता है, क्रिमिनल में थोड़ा कम काम करता है, क्योंकि जनरली क्रिमिनल में स्वीकृत तथ्य नहीं होते हैं, पर जहां पहुंच होते हैं तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कहलाते हैं। और बेसिकली दूसरा पैरा एविडेंस सेट की सेक्शन 58 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है ना। सेक्शन 58 आपको याद होगा, तो 58 एविडेंस सेट का क्या कहता है कि जो तथ्य पक्षकारों के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं उसके संबंध में फिर साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन न्यायालय यदि चाहे तो वो मांग सकता है, तो वहां पे जो उसका परंतु के 58 में वहां पे कहता है। तो स्वीकृत तथ्य के बारे में। तीसरा पैरा बेसिकली जो है तो आपका सिविल में बातचीत करते हैं, तो वहां पर आपका वादी का जो अभिवचन है, वादी का अभिवचन क्या कहलाता है, वाद पत्र, तो उसको वाद पत्र को संक्षिप्त में लिखा जाता है, और प्रतिवादी का अभिवचन चौथा पैरा में वहां पर लिखा जाता है। क्रिमिनल में बातचीत करें तो फिर वहां पर अभियोजन मामला और अभियुक्त का मामला जो है तो वहां पर लिखा जाता है, ठीक है ना। अभी बेसिक बातचीत करूंगा, फिर मैं कल से क्रिमिनल में ही फोकस रखूंगा, ठीक है ना। अभी आज थोड़ा तो ये चीजें। अगला है औधार्य प्रश्न, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। औधार्य प्रश्न एविडेंस में इसको बोला गया है फैक्ट इन इशू। एविडेंस में क्या उसको बोलते हैं, विवादक प्रश्न। क्या बोलते हैं, विवादक प्रश्न। और जनरली जो है तो आप लोग दो चीजें, जो 10-10 नंबर के प्रश्न रहते हैं ना, तो यानी कि आपका जो है तो विवादकों की विरचना करना और साथ में आरोप, तो जो विवादक होते हैं, ठीक है ना, विवादक जो होते हैं और आरोप होते हैं, आरोप बेसिकली, और आरोप की बजाय जो है तो यहाँ पे विचारणीय प्रश्न क्या लिखा जाता है, विचारणीय प्रश्न। तो बेसिकली जो है तो वो आपका जजमेंट का जो है जो 5वां पैरा होता है वो यहाँ पर विचारणीय प्रश्न के बारे में बातचीत करता है। 5वें पैरा तक जजमेंट का फॉर्मेट क्रिमिनल और सिविल में लगभग एक समान रहता है। अब 6वें पैरा से बेसिकली जो है तो मेन जजमेंट चालू होता है। 6वें पैरा से मेन जजमेंट आपका चालू होता है।
जजमेंट में 6वें पैरा से जब हम बातचीत चालू करते हैं तो 3 शब्द, ये जो आप विनिश्चय के कारण जिसको निर्णयाधार बोला जाता है, इसके तहत 3 चीजें जो है तो शामिल की जाती हैं। पहला चीज है, कहलाती है क्रम बंधन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मार्शलिंग, क्रम बंधन। तो बेसिकली मार्शलिंग, क्रम बंधन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, एक प्रश्न है, विवादित प्रश्न है, तो उस प्रश्न के संबंध में, ठीक है ना, कोई विवादित प्रश्न है, उस प्रश्न के संबंध में क्या साक्ष्य पक्षकारों के द्वारा पेश किया गया है? तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस प्रश्न के संबंध में साक्ष्य किसको पहले पेश करना है। जैसे मान लो सिविल में एक प्रश्न है कि क्या विवादित संपत्ति वादी की है, तो प्रश्न सकारात्मक बनता है जनरली। तो क्या विवादित संपत्ति वादी की है, तो एविडेंस एक्ट की धारा 101 के तहत वादी को पहले सबूत पेश करना पड़ेगा, पहले साक्ष्य देना पड़ेगा कि वो संपत्ति उसकी है कि नहीं। तो क्रम बंधन में पक्षकार जो है तो यहां पर क्या करता है, जो साक्ष्य पेश करता है उस साक्ष्य को यहां पर लिखा जाता है। और जर्नली जो है तो साक्ष्य जो होता है, एविडेंस जो होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है दस्तावेजी। एविडेंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उस प्रश्न के संबंध में मौखिक या दस्तावेजी जो साक्ष्य है वो लिखी जाती है सुसंगत, यानी कि उस प्रश्न के संबंध में सुसंगत रेलिवेंट मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को पहले क्या किया जाता है? लिखा जाता है क्रम बंधन में। तो क्रम बंधन में 2 बातें, यानी कि साक्ष्य को क्रम से बांधना, किसी प्रश्न से संबंधित साक्ष्य को, किसी विवादित प्रश्न से संबंधित साक्ष्य लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी विवादित प्रश्न से संबंधित साक्ष्य को क्रम से बांधना और उसकी सुसंगतता निर्धारित करना, रेलिवेंसी बताना। किसी, ठीक है ना, किसी कह सकते हो कि प्रश्न के संबंधित साक्ष्य यानी कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को क्रम से बांधना और उसकी सुसंगतता निर्धारित करना, ये कहलाता है क्रम बंधन, ये कहलाता है क्रम बंधन। तो यहां पर जो मौखिक साक्ष्य है, तो मौखिक साक्ष्य के तहत क्या लिखी जाती है? परीक्षा। क्या लिखी जाती है? परीक्षा। तो बेसिकली 2 प्रकार की परीक्षा ज्यादा जरूरी होती है, मुख्य परीक्षा, ठीक है ना, और प्रति परीक्षा, ठीक है ना। प्रति परीक्षा, ये परीक्षा पता है ना कहां पे होती है? हैं? मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा एविडेंस है किस धारा में बताई गई है? तो यहाँ पे परीक्षा लिखी जाती है, मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा, ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा बेसिकली 137, 138 एविडेंस एक्ट की धाराएं यदि आपको याद होंगी तो वहां पर, तो बेसिकली मुख्य परीक्षा में किसी साक्षी ने क्या कहा उस पर्टिकुलर प्रश्न के संबंध में, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कहा उस प्रश्न के संबंध में, उसको लिखा जाता है। और दस्तावेजी साक्ष्य को जो है तो चूंकि इसको, ठीक है ना, प्रदर्श डाले जाते हैं, प्रदर्श पी, ठीक है ना, तो प्रदर्श जो है तो वहां पर डाले जाते हैं। तो दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श के तौर पर वहां पर बताया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वादी प्रतिवादी के साक्षी, प्रदर्श क्रिमिनल में भी जो है तो आपका अभियोजन साक्षी, अभियुक्त साक्षी और प्रदर्श वगैरह वहां पर डाला जाता है। प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वहां पर पेश किया जाता है। तो कुल मिलाकर के क्रम बंधन में 2 बातों को बेसिकली लिखा जाता है कि किसी भी प्रश्न से संबंधित साक्ष्य को लिखा जाता है और उसके साथ में जो है तो किसी प्रश्न से संबंधित साक्ष्य को लिखा जाता है, साथ में उसकी सुसंगतता, उसकी रेलिवेंसी को जो है तो बताया जाता है। सुसंगतता यानी किस धारा में सुसंगत है, तो वो रेलिवेंसी को बेसिकली जो है तो बताया जाता है। ये एक बेसिकली जो है तो चीज होता है किसका? जजमेंट का क्रम बंधन में, ठीक है। और इन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है और बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है कि साहब मार्शलिंग कैसे करें, एप्रोसिएशन कैसे करें, फाइंडिंग कैसे करें। यही 3 चीजें जजमेंट में बच्चों को सबसे ज्यादा उलझाती हैं।
मेरा पैटर्न यहाँ पे ऐसा रहेगा कि पहले मैं आपको बहुत इजी तरीके से मार्शलिंग करना सिखाऊंगा, इजी मतलब बहुत ही सरल तरीके से। तो हो सकता है कि शुरुआती जजमेंट थोड़े लंबे लिखाऊं, लेकिन जब आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप उसको समराइज्ड भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आए, इसलिए हो सकता है कि शुरुआती जजमेंट मेरे लंबे रहें, है ना। तो इसलिए परेशान मत होना कि शुरुआती जजमेंट इतने लंबे वहां कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में शुरुआती जजमेंट में लंबा इसलिए लिखवाता हूँ ताकि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक बार बेसिक समझ में आ जाएंगे ना, उसके बाद तो फिर आप चीजों को छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई पहली बार कोई नोट्स बनाते हो, पहली बार कहीं जाते हो तो लगता है कितना दूर है यार रास्ता, कब पहुंचेंगे, लेकिन जब दूसरी बार उसी जगह जाते हो तो पता है कितनी देर में पहुंचोगे। तो इसलिए फिर तीसरी बार और चौथी बार पांचवी बार फिर धीरे धीरे आदत में जब आ जाता है ना, तो दूरी का पता भी नहीं चलता कब पहुंच जाते हो। बस वही कहानी यहाँ पर रहती है कि जब पहली बार कोई चीज करोगे तो थोड़ा सा लगेगा, धीरे 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 चीजें इतनी आसान होती चली जाएंगी कि मजा आता जाए। मेरे हिसाब से मतलब मैं मानता हूं कि आपके मेंस में जो 4 पेपर होते हैं, सबसे सरल पेपर जजमेंट का होता है, क्योंकि आधा उत्तर तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहता है। मेरे हिसाब से सरल पेपर कौन सा होता है? जजमेंट का होता है, क्योंकि आधा उत्तर आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहता है, बस उसको ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो सबसे सरल जो है तो जजमेंट का ही पेपर होता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर, पहले इन सबको बात बता दूंगा, फिर उसके बाद क्या उद्देश्य है, क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, सभी बातें करूंगा। तो क्रम बंधन का मतलब कि हम साक्ष्य क्रम से बांधते हैं और उसकी सुसंगतता का निर्धारण करते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो कहलाता है आपका मूल्यांकन, एप्रोसिएशन। इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है एप्रोसिएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब बेसिकली जो है, तो यदि इसको आप मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन को आप किस प्रकार से समझोगे, तो बेसिकली जो है तो मूल्यांकन को आप इसको यदि सरल शब्दों में समझिए तो साक्ष्य किसी मतलब किसी साक्ष्य का साक्ष्य विधि के प्रावधानों के तहत, ठीक है ना, तो साक्ष्य की ग्राह्यता साक्ष्य विधि के प्रावधानों के तहत निर्धारित करना। मूल्यांकन क्या होता है? किसी साक्ष्य की ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस डिटरमाइन अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट, दैट इज एप्रोसिएशन। किसी साक्ष्य की ग्राह्यता साक्ष्य विधि के प्रावधानों के तहत जब आप निर्धारित करते हो, डिटरमाइन करते हो, दैट इज एप्रोसिएशन। यानी कि इसको और सरल शब्दों में समझो तो वह साक्ष्य जब लीगल, कोई भी एविडेंस जब लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर लेता है, विधिक औपचारिकता पूरी कर लेता है, तो वो न्यायालय में क्या हो जाता है? एडमिसेबल हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है। और जब कोई साक्ष्य ग्राह्य हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सबूत में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सबूत में। तो आपने एक पर्टिकुलर एविडेंस दिया है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर, भाई कोई क्राइम सीन पे जो है तो कोई पुलिस वाले गए और कहा गया कि भाई जो है तो यहाँ पर अपराध हुआ है, तो क्राइम सीन पे गए, वहां कोई सबूत मिल गया। और मान लो क्राइम सीन पे नहीं गए तो भैया धारा 27 एविडेंस एक्ट के तहत जो है तो अभियुक्त पुलिस कस्टडी में जब रहता, पूछताछ की, हाँ भैया बता मारने के बाद चाकू कहाँ छिपाया है, तो उसने बता दिया भाई चलो चाकू यहाँ छिपाया है, तो उसकी निशानदेही पर चाकू की जो है तो बरामदगी हुई। फिर चाकू की बरामदगी हुई तो चाकू जाएगा फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक लैब में जाएगा, उसका पूरा पूरा कह सकते हो कि चेक होगा, इसमें क्या ब्लड सैंपल है मृतक के, क्या इसमें जो है तो फिंगरप्रिंट्स है जो है तो एक्यूज के, और उन सब के साथ जो है तो वो न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। और जैसे ही ये चीज प्रूफ हो जाता है कि भैया हाँ इसमें जो है तो फिंगरप्रिंट्स है एक्यूज के,
ठीक है ना, और चाकू को उसी एंगल से पकड़ के मारा, उस चाकू उसी एंगल से, उसमें फिंगरप्रिंट से जिस एंगल से उसको पकड़ के मारा गया होगा विक्टिम को, तो वो सभी चीजें यहाँ पे, तो ये सभी धारा 9 एक तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि इसी चाकू का प्रयोग किया गया होगा अपराध में। तो उस पर्टिकुलर सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है तो वो क्या हो जाएगा, एडमिसेबल हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा, और जो है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबूत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो है तो मूल्यांकन का मतलब ही होता है किसी साक्ष्य की ग्राह्यता का निर्धारण करना, और जनरली साक्ष्य की ग्राह्यता का निर्धारण जो है तो किसके तहत करते हैं, जो है तो आपका एविडेंस एक्ट, है ना। तो साक्ष्य ग्राह्यता का या विधिक औपचारिकता, दूसरा विधिक औपचारिकता, ठीक है ना, औपचारिकता का जो निर्धारण करना है वो बेसिकली जो है तो यहाँ पर किया जाता है मूल्यांकन में। और इसके बाद जो है तीसरा चीज यहाँ पर लिखा जाता है निष्कर्ष। क्या लिखा जाता है, निष्कर्ष, जिसको बोलते हैं फाइंडिंग, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फाइंडिंग, निष्कर्ष। तो बेसिकली निष्कर्ष क्या होता है, वही जो मैंने बताया कि जब कोई साक्ष्य जो है तो क्या हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सबूत में, ठीक है ना। सबूत, कोई साक्ष्य ग्राह्य तो क्या बन जाता है, सबूत बन जाता है, और सबूत बन जाता है और तो न्यायालय उसकी ग्राह्यता के आधार पर निष्कर्ष लिख देता है। तो जर्नली जो है तो किस धारा के तहत ग्राह्य है, और साथ में निष्कर्ष में लिखी जाती है उपधारणाएं, ठीक है ना, उपधारणाएं, प्रिजम्पशन वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना, उपधारणाएं, विधिक नियम, लीगल रूल्स जो है वो निष्कर्ष में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जब आप क्रिमिनल जजमेंट लिखते हो तो वहां पे आप बताते हो कि अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, ठीक है ना, और उस साक्ष्य मतलब उस साक्ष्य से यह संदेह के परे, बियॉन्ड ऑफ डाउट, साबित हो चुका है कि उपरोक्त जो अपराध है वो अभियुक्त के द्वारा ही किया गया है, तो अतः उसको इस अपराध में दोषी, तो संदेह के परे, या धारा 114 की उपधारणा, कहीं की भी उपधारणा। तो बेसिकली प्रिजम्पशंस वगैरह जो है तो आपका बीच में भी कभी कभी प्रिजम्पशन लिखी जाती हैं, पर बेसिकली देखोगे तो जो प्रिजम्पशंस हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मेरी बात समझना, एक चीज समझना, जजमेंट जब आप पढ़ने जाओगे तो हर टीचर का जजमेंट पढ़ाने का तरीका आपको अलग मिलेगा। जजमेंट जब आप कोर्ट के जजमेंट पढ़ोगे तो वहां पर हर व्यक्ति का जजमेंट लिखने का तरीका अलग मिलेगा। तो जजमेंट इसीलिए बोला जाता है इट इज ए आर्ट, कला होती है जो बेसिकली जो है तो लेकिन यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल समझ करके, मतलब बेसिक चीजें सब जगह एक ही रहती है। कोई व्यक्ति किसी चीज को पहले लिखता है, कोई व्यक्ति बाद में लिखता है, बस यही अंतर रहता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो आपको अलग अलग यही अंतर मिलेगा, पर बेसिक कॉन्सेप्ट जजमेंट का बेसिकली यही रहता है। मेरा तरीका बहुत सीधा सा है कि जनरली जो है तो बच्चा बड़ा परेशान रहता है, 5वें पैरा तक तो जजमेंट लिख लेता है, 6वें पैरा से बच्चा बड़ा परेशान रहता है। तो फिर मैंने जो है तो यहाँ पर ये शुरुआती जजमेंट लिखवाने में मैं ये तरीका अपनाया कि मैं क्रमबंधन, मूल्यांकन और निष्कर्ष, इन तीनों को अलग अलग ही लिखवाता हूँ, अलग अलग पैरा बना करके। तो इससे क्या होता है कि आप चीजों को समझ लेते हो। जब एक बार आप बेसिक फंडामेंटल समझ गए तो आप चीजों को मर्ज भी कर सकते हो। तो अलग अलग लिखवाने से एक नुकसान भी होता है, कई बार रिपीटेशन होता है शब्दों का रिपीटेशन होता है, यानी कि कई लाइनें 2 बार लिखी गई, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए मैं उसको अलग अलग लिखवाता हूँ। लेकिन जब आप थोड़े से समझदार हो जाओगे, चीजों को बेसिक फंडामेंटल समझ लोगे, तो शब्दों के रिपीटेशन को बचाने के लिए फिर क्या तरीके अपनाए जाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा तरीका है। तो पहले थोड़ा सा मैं सबको तीनों चीजों को अलग अलग लिखवाऊंगा ताकि आप समझो कि क्या होता है क्रमबंधन, क्या होता है मूल्यांकन, और क्या होता है निष्कर्ष, ठीक है ना, फाइंडिंग। उसके बाद ही चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्रमबंधन क्या होता है, किसी साक्ष्य की सुसंगतता बताना, भाई प्रश्न से संबंधित सुसंगत साक्ष्य, यानी कि साक्ष्य की सुसंगतता बताना क्रमबंधन, साक्ष्य की ग्राह्यता निर्धारित करना मूल्यांकन, और साक्ष्य के आधार पर
सबूत के आधार पर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्धारण करना निष्कर्ष कहलाता है। ये 3 पार्ट जजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो सबसे ज्यादा जो है तो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको लिखने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? कोई समस्या किसी? तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब रही बात विवादित प्रश्न, जैसे मतलब कोर्ट में जनरली जो है तो देखो ऐसा है कि जजमेंट लिखने के दौरान क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं, जैसे विचारणीय प्रश्न क्रिमिनल में, विवादित प्रश्न सिविल में, तो अधिकांश जगह उनको इकट्ठा ही निपटा दिया जाता है। कई बार साक्ष्य के दोहराव से, क्योंकि देखो हम लोग जब जजमेंट लिखते हैं और प्रैक्टिकली जो जजमेंट लिखे जाते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। हम लोग को जजमेंट क्यों पूछ रहे हैं? ताकि वो देखना चाह रहे हैं कि लॉ का बेसिक एप्लीकेशन, यानी कि बेसिकली जो है तो लॉ को एप्लीकेबल करना, लागू करना, उसको यूज करना इस स्टूडेंट्स को, इस बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो केवल इस चीज को चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हमसे जजमेंट लिखवा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकलिटी में जो जजमेंट लिखने में, देने में न्यायालयों को सालों लगते हैं, वो जजमेंट हमसे कितने घंटे में लिखवा रहे हैं? 3 घंटे में। और उसमें भी एक नहीं 2 जजमेंट, सिविल भी लिखवा रहे हैं, क्रिमिनल भी लिखवा रहे हैं, और उसमें भी कब नहीं पड़ रहा था तो उस 10-10 नंबर के जो है तो 2 भी पूछ रहे हैं कि भैया एक वो इश्यूज बनाओ और वो भी बनाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कम समय में ज्यादा शब्दों का रिपीटिशन नहीं हो, उस प्रकार से चीजें को लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आप जब फंडामेंटल समझ जाओगे, उसके बाद चीजों को आप कंप्रेस कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो वहां पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जजमेंट भी जो है तो प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा आता है। मैं मेरे पास जो है तो, क्योंकि भदौरिया मैडम का जब सिलेक्शन हो गया तो उनकी बहुत सारी कॉपियां उन्होंने मुझे दे दी कि भाई तो बच्चों के काम आएगी। तो मैं भदौरिया मैडम की कॉपी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की है, फिर भी आप लोगों को कभी दिखाऊंगा मैं। तो आपको बता दूं कि उन्होंने एक जजमेंट को कम से कम कितनी बार लिखा होगा? एक जजमेंट को 30 से 40 बार। सोचो, यानी कि जैसे सिविल के उन्होंने 10 जजमेंट यूज किए, तो खूब इतनी प्रैक्टिस किया उन्होंने, इतनी प्रैक्टिस किया कि उन्होंने मतलब जो जजमेंट कठिन लगे 30 से 40 बार नहीं तो 10 से 20 बार तो बोलती थी, किसी एक जजमेंट को मैंने कम से कम 10 बार तो लिख ही रखा है, कम से कम। यानी सरल से सरल जजमेंट भी 10 बार मैंने लिख रखा है। और जो ज्यादा कठिन जजमेंट, बड़ा जजमेंट, उसको कंप्रेस करने के लिए 30 बार 40 बार तक जजमेंट लिखा। बोले बस कुछ नहीं, बस उसके लिखना, एक दिन में एक जजमेंट लिखना है, बस बात खत्म। तो इससे क्या हुआ? इससे 2 चीज हुई। एक तो उनकी रफ्तार अच्छी आई, उनकी जो है तो कह सकते हो कि उन्होंने टू द पॉइंट कंटेंट्स और रिपीटेशन से जो तो बची। तो वो चीज आपको डेली करनी है, और जितनी बार आप जजमेंट को प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतना बेहतर आपका जजमेंट होता चला जाएगा। आप ये सोचोगे कि एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, हो गया मेरा काम, अब दोबारा मैं सीधे एग्जाम हॉल में जाके लिखूंगा या लिखूंगी, तो वहां पे आपकी गाड़ी छूट जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जजमेंट की जो प्रैक्टिस है वो आपको लगातार करनी पड़ेगी। तो जैसे रिटर्न प्रैक्टिस आपको मैंने बोला कि 1 घंटा डेली लिखो, तो ऐसे जजमेंट भी 1 घंटा डेली लिखो। तो आपको अपने पढ़ाई के शेड्यूल में, है ना, 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, है ना, कम से कम मीन्स में 2 घंटे, मीन्स के 2 से 3 घंटे, ठीक है ना। एक छोटा सा टिप मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को पढ़ाई के संबंध में, बता दूं, कोई समस्या तो नहीं है? बता दें एक छोटा सा टिप, पढ़ते कैसे हैं? लर्निंग सिस्टम, लर्निंग सिस्टम जानते हो? कभी सुना है लर्निंग सिस्टम? मैंने बताया है क्लास में, लर्निंग सिस्टम जानते हो? पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, लर्निंग सिस्टम क्या होती है? तो भैया हम बताएंगे लर्निंग सिस्टम। देखो भाई साहब, मेरा ऐसे इस लर्निंग सिस्टम में एक यूट्यूब में वीडियो भी पड़ा हुआ है, वहां भी जाके देख सकते हो, पर शार्ट में बता देता हूं। जब आप कोई एम डिसाइड करते हो, तो किसी एम को डिसाइड, जैसे आपने डिसाइड किया कि भैया हमें बनता है सीजे, आई वांट टू बिकम सिविल जज, और जो एम डिसाइड करते हो, जहां पढ़ते हो, चीज को वहां पे लिख लो।
तो सबसे पहले उस एम, जब आपने एम डिसाइड किया मुझे सिविल जज बनना है, अच्छा बोला मुझे क्या बनना है, सिविल जज बनना है, क्या बनना है, बोले सिविल जज बनना है, अच्छा क्या कर रहे बोले, अरे बनना है, बस बनना है, लेकिन कैसे बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपको जब कोई एम डिसाइड करते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग, योजना बनानी पड़ेगी। और प्लानिंग जब बनाओगे, योजना बनाओगे तो थोड़ा सा अपने एम के करीब आए। पर योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, बोला बना लिया आज से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ये टाइम टेबल डम 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 लिख के चिपका दिया, लेकिन एक दिन भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट, क्रियान्वयन करना पड़ेगा। जब कोई भी चीज आप इन्फोर्स करते हो, प्लान 8 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बनाते हो, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो उसकी आलोचना करनी पड़ेगी, क्रिटिसिज्म, क्या कमी है, यार इसमें ये थोड़ा कम, ये सब्जेक्ट कम छूट रहा है, ये ज्यादा पढ़ रहा है, ये हो रहा है, आलोचना करनी पड़ेगी। और आलोचना के बाद उसमें इंप्रूवमेंट, क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट। और जब आप इंप्रूवमेंट करोगे तो फिर से दोबारा प्लानिंग बनाओगे, दोबारा उसको इन्फोर्स करोगे, दोबारा क्रिटिसिज्म करोगे, दोबारा इंप्रूवमेंट करोगे। हो सकता है कि 2 सर्कल में काम हो जाए, नहीं तो 2 या 3 सर्कल में आप अपने एम तक पहुंच जाओगे। आई बात समझ में? तो आपको लगातार लगातार प्लान करना पड़ेगा, हर बार प्लान में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्फोर्समेंट करोगे तो गलतियां समझ में आएंगी, खुद ही अपना क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, किसी दूसरे से क्रिटिसिज्म करवाने मत जाना, अपना क्रिटिसिज्म, अपनी आलोचना, अपनी कमियां खुद ढूंढना पड़ेगी। और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करोगे तो अपने एम तक पहुंच जाओगे। तो ये पहला मेरा जो लर्निंग सिस्टम है, पहला ज्ञान। और दूसरा ज्ञान कि आप सभी जो है तो रखो अपने पास एक कैलेंडर, क्या रखो आप सभी अपने पास, कैलेंडर, ठीक है ना, कैलेंडर ऐसे रहता है ना, कैलेंडर, कैलेंडर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, फिर 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे तारीख का कैलेंडर। और नियम बना लो भाई। अब देखिए जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे दीपक आप नौकरी में हैं, फिर भी आपको प्रयास करना है कि 6 घंटे 6 आवर डेली पर डे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 6 घंटे डेली पढ़ना है। और जो लोग कहीं भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो उनको तो भाई मेरे हिसाब से तो उनको 6 से ज्यादा सोचना चाहिए, मतलब फिर भी 6 से 8 घंटे मिनिमम, 6 और मैक्सिमम 8 घंटे या 10 घंटे भी चले जाएं, पर मैं बताऊं मैक्सिमम 8 घंटे तक भी पढ़ते हो ना, बहुत है। डेली तुम 8 घंटे भी, मैक्सिमम 8 घंटे प्रॉपरली पढ़ना। 8 घंटे मतलब लगातार नहीं पढ़ सकते हो, उसमें थोड़ा सा गैप की जरूरत होती है, 2 घंटे के बाद फिर गैप, दो 2 घंटे बैठ लो, फिर थोड़ा सा गैप दे लो, फिर 2 घंटे, 8 घंटे, ठीक है ना। 8 घंटे डेली भी पढ़ लेते हो, मैं बता रहा हूं आपको कि कोई माइका लाल आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो करना पड़ेगा डेली। तो एक कैलेंडर बनाओ, और कैलेंडर के ऊपर एक पॉकेट कैलेंडर बनाना, कैलेंडर बढ़िया, जिस कैलेंडर जिसमें पूरा पूरा साल भर का कैलेंडर अपने कमरे में चिपका देना, और उसके ऊपर लिख देना 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, मस्ट कंपलसरी। और जिस दिन 6 से 8 घंटे पढ़ो उस तारीख को लगाओ टिक, और जिस दिन तुम 6 से कम घंटे पढ़ो उस तारीख को तुम काला कर दो, यानी वो दिन तुम्हारे लिए क्या हो गया, काला हो गया। और मान लो कि यदि तुम्हारा जो कैलेंडर है ऐसे ही काला होता रहा, ऐसे ही काला होता रहा, तुमने बीच में एक आध दिन फिर से पढ़ लिया 6 से 8 घंटे, फिर दूसरे दिन तुम सुस्त पड़ गए, फिर एक दिन पढ़ के तुमने दूसरे दिन पढ़ लिया, फिर तुमने एक दिन सोच के पढ़ लिया, तो ऐसे तुमने यदि अपना कैलेंडर काला कर लिया तो समझ लो कि जैसे तुम्हारा कैलेंडर काला हो रहा है वैसे ही तुम्हारा फ्यूचर काला होएगा, ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आई है ना? देखो
मैं जो सीखा है उसी को सिखाता हूँ। मैं असफल हूँ, मैं असफल इसलिए नहीं हूँ कि मुझको आता नहीं था। मैं भी जज बनना चाह रहा था। मैं असफल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी, उस फंडामेंटल को मैंने जो है तो बहुत कम फॉलो किया। जब फॉलो किया मुझे उसका रिजल्ट मिला, जब नहीं किया तो मुझको उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो उसको आपको कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, और वो आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कितनी सारी चीजें आ रही हैं, अभी 3 साल का सुनने में आ रहा है कि 3 साल का कर देंगे, अभी तो नहीं होगा। सिलेबस चेंज की बातचीत चल रही है, सिलेबस में चेंज हो जाएगा है। 20 नंबर का वो पहले 2 साल से 20 नंबर वाला, मतलब कुछ ना कुछ तो रोड़ा अटक ही जाता है। तो भैया आप जितना जल्दी जज बन जाओ उतना अच्छा। नहीं पता कोई नया नियम आ जाए, कोई नई समस्या आ जाए, नई परेशानी आ जाए। तो ये मान लो कि भैया अपने दिमाग में 1-2 साल का एक टारगेट बनाओ, 1 से 2 साल, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लग रहा है मतलब कि भैया हम फालतू टाइम पास कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये कैलेंडर आप मत दिखाओ किसी को मत दिखाओ भाई। कैलेंडर चलो मान लो दुनिया देखेगी इसलिए तुम उसको छुपा के रखो, लेकिन तुम अपने आप को अपनी सच्चाई दिखाओ कि देख बेटा हफ्ते में 4 दिन काले हो गए और तू सोचता है सिविल जज बनेगा। भूल जा, तेरे बस की बात नहीं है। आई बात समझ में? ये करना पड़ेगा आपको। करोगे तो ठीक है, बन जाओगे, और नहीं करोगे तो भूल जाओ। फिर कोई तकलीफ नहीं है, जीवन का संघर्ष है, जूझते रहो जीवन में। आई बात समझ में? तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रिक्टली दिमाग में बिठा लो कि अपने जीवन को काला नहीं करना है, स्वर्णिम भविष्य की ओर चलना है। भाई नौकरी जज बन जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन की कठिनाई समाप्त हो जाएगी। हाँ, जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा समाज परिवार में रुतबा बढ़ जाएगा, थोड़ा फिक्स सैलरी आने लगेगी, तो जीवन बेहतर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जो है तो आपको करना पड़ेगा, और कमियों को अपने तलाशो और उसको दूर करो। आज से बेहतर कल बनो, कल से बेहतर परसों बनो, बन जाओगे, कोई समस्या नहीं। यदि 8 घंटे डेली पढ़ते हो, 8 घंटे, जिसमें से डेली कम से कम 3 से 4 घंटे मेंस और 3 से 4 घंटे प्री, बस बचता क्या है? उसके बाद तो इंटरव्यू तो भाई कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू तो आपकी किस्मत का खेल है, ठीक है ना। इंटरव्यू तो आपका प्रेजेंटेशन है। यदि आपने 8 घंटे डेली पढ़ लिया है तो स्वाभाविक बात है कि बेहतर इंसान, और प्रेजेंटेशन है भैया, आप हाईकोर्ट के सामने कम एज में पहुंच गए, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, सिलेक्शन आपका। ठीक है, चलिए अब निर्णय में आ जाते हैं, जजमेंट में आ जाते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? तो मेरी बात को इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अभी आज 3 ही लोग जुड़े हैं, तीनों लोग समझ में आ रही मेरी बातें? आए? यस सर। ठीक है ना। तो बिल्कुल अर्चना, पढ़ना है, थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी है भैया। घर परिवार छोड़ के हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सभी को अपना करिश्मा, दीपक, और बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो है तो आपको करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, समय चुराना पड़ेगा। नौकरी वोकरी में हो तो समय चुराना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है ना। इफ यू वांट सिलेक्शन मस्ट कंपल्सरी सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी कम से कम होनी चाहिए 6 to 8 आवर पर डे, डेली, ठीक है ना। दुनिया इधर से उधर हो जाए मतलब नहीं है, ठीक है ना। चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हमारे लिए डेली डेली वही शेड्यूल होना चाहिए एज ए स्टूडेंट्स। और आप 6 महीने कर लो, 6 महीने, आप 6 महीने ये आप ये चीज कर लो, मैं महाकालेश्वर मिश्रा लिख के देने को तैयार हूं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 6 महीने तुम ईमानदारी से 6 से 8 घंटे पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चालू तो करो पहले, पर हम पढ़ते ही नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है, ठीक है ना। तो 6 से 8 घंटे डेली पढ़ो, ठीक है ना। लिख के दूंगा मैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ो, कैलेंडर बनाओ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, और थोड़ा लर्निंग सिस्टम को भी थोड़ा इम्प्रूव करो बढ़िया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए तो वापस अपने जजमेंट में आते हैं। तो हमने जजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है तो थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा इधर उधर की बातों में भी हम आपको लगा दिए, पर उम्मीद करता हूं कि बेसिक चीज जजमेंट की जो है तो समझ में आ गई होगी। तो 3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पर देखो जजमेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, ये चूंकि एक
जो लोग आप लोग जानते होंगे, मैं जहां से रेफरेंस लेता हूँ चीजों को बता देता हूँ। एक व्यास सर की किताब चलती है, ठीक है ना, जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग में व्यास सर की। दीपक तुमको शायद पता भी होगा, तुम लोग होगी शायद, तुम काफी उसके पीडीएफ चलते हैं, जिनके पास नहीं होगी तो मैं दे दूंगा पीडीएफ। तो व्यास सर की किताब चलती है, बहुत बढ़िया किताब है। अंदर आप तो नहीं पढ़ाते हैं, जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग देते थे, तो उनकी किताब चलती है। वहाँ पे बहुत बढ़िया चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से बताए गए हैं। मैं उनको सबको डिस्कशन करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। हाँ, कोर्ट में है, बिल्कुल कोर्ट में किताब भी बिल्कुल रहती है, और इसमें काफ़ी चीज़ें तो उनकी किताब से काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो मेरे पास है, मैं आप लोग को भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है ना। बस ये है कि थोड़ा सा किताब के साथ, बस ये क्या, देखो किताब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या छोड़ना है। नहीं तो अपन बहुत, क्योंकि वो जज बनने के बाद ही किताब है, पहले की नहीं, तो उसमें क्या जज बनने के पहले काम आएगा उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चूंकि जजमेंट जो है तो अंतिम आउटपुट होता है, तो न्यायाधीश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करते हैं और हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर बेसिकली जो है तो दांडिक निर्णय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो दांडिक निर्णय में जो है तो प्रारूप, फॉर्मेट तो अपनी जगह है, फॉर्मेट में अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, लेकिन वो चेंजेस हमारे लिए उतना ज्यादा काम का नहीं है। जो इतना बहुत काम का है तो वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन ज्यादातर चीजें अपने को पहले ही उसी तरह से यहाँ पर, एक सेकंड कौन है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट के बारे में बातचीत यहाँ पे करता है। तो बेसिकली प्रारूप फॉर्मेट आपको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। साथ में क्रमबंधन और मूल्यांकन जो है, तो मार्शलिंग, एप्रोसिएशन, और फिर प्रॉपरली जो है तो फाइंडिंग वगैरह, उन सभी चीजों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखना है, इन चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कुछ नियम बताए गए हैं कि उसमें बेसिकली बताया गया है किस प्रकार से जजमेंट लिखा जाता है। तो ये नियम जनरली आप लोग पढ़ते होंगे, खासकर जैसे दीपक आप लोग ने तो पढ़ाई होगा, पता ही होगा कि जनरली जो है तो फुल जो कागज में होता है, लेकिन ये अपने लिए काम कैसा होता है। देखो, एक जज जब कॉपी चेक करता है ना, तो उसका तो सोचने का तरीका जो है तो जज जैसे ही होता है। तो भले जो जज, जो आपका जनरली जो कोड का पेज रहता है वो ग्रीन के A5 साइज का पेज रहता है, तो वो अलग रहता है, लेकिन हम अपनी कॉपियों में उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जनरली जो है तो यहाँ पर कि बाई मतलब उतना जो मार्जिन छोड़ना चाहिए, सभी चीजें, तो आपका मार्जिन छुटा हुआ आता है। तो ये बेसिकली चीजों को भी जो है तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो रूल्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इसको हमें, अच्छा इससे क्या होता है ना कि ये मैं आपको ये चीजें जो बता रहा हूं ना, ये बेसिकली जो है तो नहीं बताते बहुत लोग, लेकिन ये चीजें काम की होती हैं। और एक जज, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं, अभी कॉपी चेक जज करता है, तो जज का माइंडसेट वही रहता है, वो वहां पर भी कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन दिमाग में ही रोज वो कोर्ट में बैठ रहा है, कोर्ट से काम करके कॉपी चेक करने आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसका माइंडसेट वही कोर्ट के कागज देख देख करके, तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट वही रहता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यदि वो बोला गया है कि भाई मार्जिन छोड़ना है, तो मार्जिन छोड़ के अपने को जजमेंट लिखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है तो यहाँ पर मार्जिन छोड़ करके जजमेंट लिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाद में ठीक है, अपन तो लिखेंगे, हाथ से नहीं हो तो हस्ताक्षर के बारे में बातचीत करता है ना, सेक्शन 350, तो वो चीज अपने लिए काम की नहीं है बेसिकली। तो जो अपने काम की चीजें हैं, क्योंकि मैंने इसमें कट पेस्ट नहीं किया है, ठीक है ना, तो सामान्य भाषा में सब चीजें यहाँ पे जजमेंट यहाँ पे लिखना चाहिए। शीर्षक की चीजें में बातचीत करते हैं, तो शीर्षक जो है तो बेसिकली आपको पता है कि शीर्षक जो है तो वहां पर न्यायालय, ठीक है ना, ABC न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है तो प्रथम श्रेणी जो है, ठीक है ना। सिविल में अभी थोड़ा चेंज हो गया है, सिविल में अभी जैसे सिविल जज जो जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन हमें वहां पर लिखना पड़ेगा, पर क्रिमिनल में जो है तो अभी जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, तो ABC न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ऊपर लिख सकते हो, और प्रॉपरली जो है तो फिर वहां पर दो तीन चीजें फिर यहाँ पर लिखी जाती है। तो किस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उदाहरण यहाँ पे बताया गया, न्यायालय ABC न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो अपने को चूंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट का ही बनना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे रखना है, ठीक है ना।
न्यायालय के नाम से शीर्षक बनाते हो तो फिर यहाँ पे यदि ऊपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लिखते हो तो नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिख करके भी ऐसा भी आप वो बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी जो है तो आप फॉर्मेट वहां पे बना सकते हो। बेसिकली जो जैसे इसमें भी कोई कठिन चीज नहीं है, शुरुआती बातें हैं, ठीक है। ये जो नोट्स है ये मैं आपके जैसे ये टीचमेंट के इसी जिसमें जिस आईडी में आप लोग पढ़ते हो इसी आईडी में जो है तो मैं स्टडी मटेरियल में ये डाल दूंगा, तो इनसे आपको चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है तो वहां पर कह सकते हो कि जनरली जब कोई अपराध, अब आजकल जो अपराध जैसे रजिस्टर्ड होता है थाने में, तो अपराध क्रमांक जब FIR कटती है तो वहां पर जो है तो बेसिकली नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो जब आप ये ऊपर ये सब चीजें लिख दोगे और साथ में अभियुक्त ठीक है ना, और साथ में कह सकते हो कि ये नाम, ये केस नंबर, ये चीज बताना, ठीक है ना। तो अपराध प्रकरण क्रमांक तो जनरली जो है तो जो पेज के जो है तो राइट साइड में, तो यहाँ पर अपराध जो आपका जो FIR वगैरह करती है वो लिखा जाता है पहले। फिर चूंकि जब वो मामला कोर्ट में संस्थित हुआ है तो वहां पर भी नंबर मिलता है, वो भी लिखा जाता है। और फाइलिंग का नंबर, आजकल फाइलिंग का भी जो है तो नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। फाइलिंग का भी नंबर जो है तो प्रॉपर्ली आजकल लिखा जाता है, तो फाइलिंग नंबर वगैरह भी जो है तो आपको वहां पे प्रॉपर्ली जो है तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जनरली जो है तो संस्कृति दिनांक, तो ये बेसिकली जो है तो चीजों को वहां पे अपने को, जब मैं बेसिक अभी ये बता दूंगा, जब बेसिक जजमेंट लिखाऊंगा तो वो सब चीजें आपको कवर अप हो जाएगी। तो फाइलिंग नंबर प्रॉपर्ली यहाँ पर लिखा जाता है। फिर इसके बाद अभियोजन, उसका अभियोजन का पूरा ब्यौरा वगैरह यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी वगैरह जो भी है, जैसे जनरली जो है तो पूरा उसका विवरण दिया रहता है, तो यह अभियोजन होता है। और अभियुक्त के बारे में बेसिक चीजें वहां पर लिखी रहती है, नाम, उम्र, व्यवसाय, बेसिकली जो है तो यहाँ पर इतना उसका एड्रेस बेसिकली कहता है लिखना चाहिए ताकि उसको समन उमन की तामीली, तो इसलिए नाम, पता, उम्र, ये चीज उसका पता वगैरह यहाँ पर लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है तो आगे इसके नीचे जो है तो यहाँ पर कह सकते हो कि अभियोजन साक्ष्यों का, मतलब कि कह सकते हो कि साक्ष्यों का विवरण और साक्ष्य का बचाव विवरण। तो आजकल ये भी नया फॉर्मेट जो बना है, पहले तो नहीं था, आजकल के जजमेंट के फॉर्मेट में खासकर अभी जो आया है, तो उसमें आपका साक्ष्यों का विवरण, तो वहां पे विवरण वगैरह, ठीक है ना। तो विवरण तो आपको केवल हेडिंग, उसमें डिटेलिंग ज्यादा नहीं लिखना है, साक्ष्यों का विवरण, अभियोजन साक्षी का, बचाव साक्षी का विवरण वगैरह, अभियोजन का अधिवक्ता कौन है, बचाव का अधिवक्ता कौन है, ये बेसिकली जानकारियां जो है तो अभी वर्तमान में शुरुआत में ही इसको, यानी कि जो आप निर्णय यानी निर्णय जो चालू करने के पहले, इसको जब मैं प्रैक्टिकलिटी लिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, तो इसको विवरण को यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। और कोई चेंजेस हो गए होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है तो यहाँ पर विवरण यहाँ पर लिखा हुआ जाता है, बेसिकली सभी चीजें शुरुआत में लिखा जाता है, शीर्षक वगैरह लिखा जाता है, ठीक है। अभी ये अभी तो मर चुका है, ये सब चीजें इतना हमारे लिए काम पे नहीं आती है, तो ये विवरण यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखा जाता है। पृष्ठ क्रमांक वगैरह सब, निर्णय में तारीख हो सब उल्लेख करता है। फिर वो बेसिकली निर्णय भी बेसिकली उस सब ये विवरण दे दिया, उसके बाद निर्णय, और फिर आज दिनांक को घोषित किया गया, ऐसे करके बीचों बीच उसको लिखा जाता है। और फिर जो है तो आपका जजमेंट जो है तो चालू होता है। तो अब पैराग्राफ के आकार के बारे में, अब ये काम की चीज है, पैरा कितने पैरा होना चाहिए। तो पैराग्राफ के आकार के बारे में देखो, जनरली जो है तो बोला गया है कि पैरा 3/4, मतलब 3/4 से बड़ा पैरा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे पूरा एक पेज है, उसको आप चार मतलब फोल्ड कर दीजिए 4 पार्ट में, तो 3/4 उतने से बड़ा पैरा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली प्रयास हम लोग, जैसे मैं प्रैक्टिकलिटी लिखाता हूँ, अब ये चूंकि आपका जो कोड का पेज होता है काफी बड़ा होता है, A5 साइज, टाइपिंग में बहुत मटेरियल आ जाता है, लेकिन जनरली हम लोग लिखते हैं और हमारी जो आंसर कॉपी है वो उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहां पर इस नियम को हम प्रयास करेंगे फॉलो करने का। तो जब मैं आप लोग को जजमेंट लिखाऊंगा यहाँ पर, तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि एक पेज में कम से कम 2 पैरा, मतलब 2 पैरा 3 पैरा भी हो सकते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके मैं जजमेंट लिखाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा रहता है उसको पढ़ने में, समझने में, और उसको याद, मतलब उसको देखने को प्रॉपर्ली हर चीज अलग अलग लिखी जाती है ना, तो चेकर जो एग्जाम चेकर होता है उसको भी चीजें साफ साफ समझ में आ जाती हैं।
और अपना काम वहां पे हो जाता है। तो इसलिए बड़े पैरा अपने को नहीं बनाने हैं कि भैया लिखना चालू कर दिया तो भैया एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के जो तो पैरा बना दिए, इतने बड़े पैरा नहीं बनाना है, ये हमें जो है तो नुकसान होता है। बिल्कुल, एक पेज में 3 पैरा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, ये बहुत छोटी चीज है, बिल्कुल एक पेज में 3 पैरा लिखा जाता है, ये बहुत छोटी चीज है। और मैं वही चीज कह रहा हूं, क्या होता है ना, अब जब प्रैक्टिकलिटी में जब बच्चे लोग जजमेंट लिखते हैं ना, तो ये छोटा चीज नहीं ध्यान रखते हैं और यहाँ पे नंबर काटते हैं वो, क्योंकि वो मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये होना चाहिए। ये आपको एक पेज में 3 पैरा, मतलब दो पैरा, तीन, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैसा पेज रहता है 2 से 3 पैरा आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से अब जो बड़ा लिखता है तो थोड़ा देख लें, 2 पैरा बनाना, जिसके शब्द बहुत छोटे हैं वो 3 पैरा तक भी जा सकता है। पर इसी तरह से ही हमको वहां पे जजमेंट लिखना है। तो जब मैं लिखाऊंगा तो जब वो हर चीज को मैं बताता हुआ चलूंगा कि इतने पैरा में लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे इसमें करना है, ये करना है, तो वो चीजें आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। मार्जिन कैसा छोड़ना है, तो ये पैराग्राफ के आकार के बारे में। फिर प्रथम पैरा तो मैंने बता दिया बेसिकली कि ये नियम वही नियम है कि आरोप क्या है, तो चूंकि क्रिमिनल के बारे में, तो बेसिकली प्रथम पैरा में क्या बताया जाता है, मैंने सुना इंट्रोडक्टरी पैरा, ठीक है ना। तो प्रथम पैरा जो है तो क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि किसी भी जो है, हाँ बिल्कुल 4 भी लिख देते हैं एविडेंस अकॉर्डिंग, बिल्कुल। वो तो आपका जो पेज रहता है ना, क्योंकि बड़ा पेज रहता है तो अपन 3-4, तो मैं यहाँ पर भी वही करता हूँ, जैसे मार्शलिंग जब मैं करवाता हूँ तो अलग अलग जो है तो मार्शलिंग पैरा वाइज लिखवाता चलता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा चीजें क्लियर होती चली जाती है ना। तो इस प्रकार से उसको अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बेसिकली इसको चार्ज आरोप क्या लगाना है ना। देखो मेरी बात समझो, अभी मैं सब थोड़ा अभी बेसिक पहले पहले अपन उसमें आ जाए कि लिखना कैसे है, फिर मैं मेरा ऐसा सीक्वेंस चलता है, लिखना कैसे है फिर लिखना क्या है फिर वो बताऊंगा। तो जैसे भाई अभी पहले ये लिखना कैसे है, पहले जब आप ये चीज समझ जाओगे, फिर लिखना क्या है, किस प्रकार से जजमेंट लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या छोड़ना है, फिर वो चीज। फिर अभी सीआरपीसी के जो प्रोविजन है, धारा 154 का खूब प्रयोग होता है, 173 का प्रयोग खूब होता है, ठीक है ना, 190 का प्रयोग होता है, तो फिर 313 का प्रयोग होता है। तो कैसे क्या किन धाराओं का कहाँ पे लिखना है, किस प्रकार से प्रयोग होता है, फिर उन हर चीजों को जो है तो प्रॉपरली अपन बताएंगे। पर फॉर्मेट में आपका नंबर मिलता है, फॉर्मेट प्रॉपर यदि रहना चाहिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, मतलब मैं नहीं कहता हूं कि लोग जानते नहीं है, पर नहीं बताते, बताना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है तो वो चीज नहीं समझता। और मतलब क्योंकि देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी कॉपी एक जज चेक करता है, और एक वो माइंड सेट उसका लगातार 8-10 साल 15 साल से वो काम कर रहा है, तो उसका एक माइंड सेट उस प्रकार से रहता है कि उसको ऐसा ही चाहिए जैसा वो कोर्ट में मिलता है उसको, ठीक है ना, भले वो कॉपी चेक करने गया है। तो लेकिन बच्चा उस माइंड सेट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको नंबर कम मिलता है। तो बच्चा सोचता है मैंने लिख के तो सब आया था, मेरे को नंबर काहे कम मिल गए, है ना। तो मेन यही चीज कमी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ये चीज यहाँ पे अपने को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी जैसे आप लोग जो कोर्ट में काम करते हैं आप भी जानते हो कि जैसे जब एविडेंस वगैरह लिखते हो तो पॉइंट वाइज अलग अलग लिखने से जो चीजें और क्लियर हो जाती हैं, तो सब अपनी अलग अलग हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर आपका रहता है, इस प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसको समझना है, ठीक है ना। चलिए, होता है, ठीक है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल कुछ चीजें हम आपसे भी सीख लेंगे, आप हमको, और जो हमको आती है वो आपको सिखा देंगे, है ना, है ना। तो मैं तो देखो, मैं तो बिल्कुल तत्पर तैयार रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अभी कोई अंधों में काना राजा हूँ, मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, मैं अंधों में काना राजा हूँ। तो अभी जितना आता है अभी वो कम है, बहुत कुछ सीखना है, और बस इम्प्रूव करते चले जाएंगे। पर यह है कि हाँ, इतना आता है कि आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और बेसिक फंडामेंटल आप लोग ध्यान रखोगे तो जज बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बताऊं आपको, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल यही होता है कि हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं और कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों पे चीज़ें रहती हैं। और आप सभी जो है तो इतने योग्य हो कि आप लोग चाह भर लो तो बन जाओगे, बस थोड़ा सा अपने आप को समेटना पड़ता है। जब मैंने आपसे 6-8 घंटे पढ़ने को बोला ना, तो 6-8 घंटे पढ़ना है, फिर वो 8 घंटे में मोबाइल भी नहीं देखना है, वो 8 घंटे में जो है तो कुछ दूसरी चीज़ें दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। दिमाग को इतना स्थिर रखना पड़ेगा आपको कि वो 6-8 घंटे जो है तो आप प्रॉपरली काम करो, प्रॉपरली पढ़ाई करो।
तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन से। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 6 महीने ऐसे कर लो, 6 महीने, साल भर कर लोगे तो भाई क्या पता भगवान आशीर्वाद बनाए टॉप कर लो, लेकिन 6 महीने 8 महीने भी कर लोगे ना तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जिन्होंने मेंस, जैसे करिश्मा आपने मेंस लिख रखा है, नहीं बेसिक आपका बढ़िया है तो आपको 6-8 महीने भी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत प्रॉपरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कठिन चीज नहीं है ना। बस आपको थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम ऐसे व्यक्ति, मेंस में बच्चा रुकता है, क्यों रुकता है, क्योंकि हम हमारी कॉपी चेक कौन करता है और इन सब छोटी छोटी चीजों का कोई ध्यान नहीं रखता है। जजेस का कॉपी चेक करना और प्रोफेसर कॉपी चेक करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। शुरुआत में जब 2011-12 में जब शुरुआत में जब सिविल जज हाई कोर्ट लेना चालू किया तो बड़ा दिक्कत जाती थी, क्योंकि पहले प्रोफेसर कॉपी चेक करते थे पीएससी की, तो उनका तरीका अलग होता था, जजेस का तरीका अलग होता है, तो वो चीजें बड़ा फर्क पड़ती है ना। किसी कागज को देखने का नजरिया अलग होता है, एक वकील अलग तरीके से कागज को देखेगा, एक जज अलग तरीके से कागज को देखेगा। तो वही डॉक्यूमेंट्स है लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स को देखने का नजरिया, ठीक है ना, नजर बदलेगी नजारा बदलेगा, सुनते हो ना, नजर बदलेगी नजारा बदलेगा, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, पर हमें उनके नजरिए में अपने आप को फिट करना है। मीन्स क्या है, हमको अपने आप को जज के नजरिए में फिट करना है, ठीक है ना। और जजेस लोग चीज में एक चीज देखो, उनको अच्छा नॉलेज होने वाला वकील मिल जाता है। आप लोग प्रैक्टिकली कोर्ट जाते तो पता है, कोई वकील जो अच्छा नॉलेज, अच्छी जिरह करता है, अच्छी बातें बताता है, तो जज को बड़ा अच्छा लगता है, शाबाशी देते हैं, है ना। वही चीज आप देखो, वही जो मैं आपको पहली क्लास में बताया कि आप आंसर लिखने जाते हो, थोड़ा अच्छी बातें कुछ लिख देते हो, तो आपका क्या होता है ना कि जब उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, बताओ ये बच्चे ने इतना बढ़िया इंटरलिंक कर लिया, इतनी अच्छी बात बता दी, तो इससे वो इम्प्रेस होते हैं कि आप कम एज में उनको अच्छी बात बता दो। आप आजकल देखो कम एज में सिलेक्शन हो रहे हैं, तो कम एज में बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बेसिक जानकारी अच्छी बता रहा है, तो उनको अच्छा लगता है। और ज्यादा एज का व्यक्ति भी जो है तो बेसिक फंडामेंटल ही नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वो भले कितना अच्छा करके उसको बाहर कर देते हैं। तो ये चीजें थोड़ा अपने पक्ष में जाती हैं कि आप कितना बेहतर तरीके से चीजों को करते हो, है ना। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। और फिर तो ये यहाँ पे प्रथम पैरा, इंट्रोडक्टरी पैरा यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे संक्षिप्त आरोप के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, धाराओं का उल्लेख करना पड़ेगा, अधिनियम का उल्लेख करना पड़ेगा, जो लगी हैं वो सब बातें यहाँ पर प्रॉपरली बताई गई। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर आरोप, पहला पैरा जो है तो यहाँ पे लिखोगे। दूसरा पैरा बेसिकली जो है तो मैंने अभी बताया कि दूसरे पैरा में जो है तो स्वीकृत तथ्य, तो निर्विवाद तथ्य जो है तो जिसको बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड जो फैक्ट्स होते हैं, तो निर्विवाद तथ्य के बारे में बेसिकली जो है तो यहाँ पे जानकारी दी जाती है, जैसे कि पक्षकार और साक्ष्यों के समझने के लिए आवश्यक होने चाहिए, ठीक है ना। तो स्वीकृत तथ्य यहाँ पे मामले की प्रकृति में ही होना चाहिए, लिखे हैं तो होना चाहिए, नहीं है तो नहीं, मतलब लेकिन इस पैरा में जो है तो स्वीकृत तथ्य जो है तो केवल वही लिखने चाहिए जो विवादित ना हो, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो विवादित हो सकती है तो उन्हें पैरा में नहीं लिखना। कि आपराधिक मामलों में एक चीज ध्यान रखिएगा, इन जर्नल स्वीकृत तथ्य बहुत कम होते हैं। कई जगह कई किताबों में ये बताए गए हैं, जो जजमेंट की किताबें मार्केट्स में आती हैं थोड़ा कंफ्यूज करती हैं। ये गिरफ्तारी करना जो, ठीक है ना, उसको भी स्वीकृत तथ्य बनाते हैं, तो कुछ चीजों को स्वीकृत तथ्य मानते हैं लेकिन वो विवादित होती है, ठीक है ना। जैसे कई बार जो है तो जब्ती वगैरह, पत्रक वगैरह उसको स्वीकृत तथ्य में लेते हैं लेकिन विवादित होती है, तो इसलिए स्वीकृत तथ्य में जो है तो जनरली क्रिमिनल केसेस में बहुत रेयर केस में मिलते हैं, और इसीलिए लिख दिया जाता है कि इस मामले में कोई भी एडमिटेड, मतलब कि स्वीकृत यानी कि वो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। अन्य तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ी बहुत जो रहते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसको भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तीसरे पैरा में अभियोजन मामला। अब अभियोजन मामला जो लिखा जाता है, अब यहीं से आपका समराइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभियोजन मामला बेसिकली जो है तो लिखा जाता है तो संक्षिप्त तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या लिखा जाता है, तो जनरली जो है तो जब कोई भी घटना होती है तो पहले घटना का संक्षिप्त विवरण, और फिर घटना के बाद जो है तो व्यक्ति कहाँ जाता है, व्यक्ति जाता है जो है तो थाने, ठीक है ना, एफआईआर लॉन्च करवाने। तो एफआईआर घटना के कितने देर बाद एफआईआर लॉन्च की गई है, ये चीज भी थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखो एफआईआर कितने देर में लॉन्च करना चाहिए इसके संबंध में कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, ठीक है ना, जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन एक बेसिकली जो है तो
जितना जल्दी हो सके। कुछ जगह थोड़ा सा सहूलियत दी गई है, आप जैसे रेप संबंधी मामलों में जो है तो होता है कई बार परिवार दबाव, संकोच, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, इन सब डर की वजह से जो है तो जल्दी न्यायालय पुलिस वालों के सामने नहीं जाता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई जो इंजर्ड हुआ है वो घायल है, तो जब ठीक होगा, ठीक है ना, तो कई बार लेट हो जाता है। तो डिले का यदि देरी विलंब का यदि कोई सॉलिड रीजन है तो ठीक है, नहीं तो फिर विलंब डिले जनरली जो है तो नुकसान पहुंचाता है। इसको को लेकर के भी जनरली बहुत ज्यादा जजमेंट अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना कि एफआईआर जो है तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एफआईआर, क्योंकि देखो घटना के तुरंत बाद बिल्कुल जैसे सहज, जैसे आप पढ़ते हो ना, एक ही सेम ट्रांजेक्शन में जब एफआईआर, घटना के तुरंत बाद एफआईआर लिखा दी गई, तो श्याम नंदन सिंह वर्सेस बिहार राज्य का एक बहुत फेमस केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि घटना के तुरंत बाद जाकर के यदि एफआईआर लिखा दी गई है तो धारा 6 और रेस जस्टे का पार्ट होगा। धारा 6 के तहत वो किसका पार्ट होगा? रेस जस्टे का पार्ट होगा। घटना के तुरंत बाद आपने एफआईआर लिखवा दी, लेकिन यदि घटना से आपने बाद थोड़ा देर एफआईआर लिखवाई या डिले कर लिया है तो बेसिकली जो है तो फिर वो धारा 8 में भी चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर यहाँ पे आचरण कंडक्ट में, चूंकि वो आचरण कंडक्ट का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो श्याम नंदन सिंह का केस है, अच्छा केस उसमें बताया गया है, तो उसका भी एक सेम ट्रांजेक्शन है ना, पढ़ा होगा रेस जस्ट, सेम ट्रांजेक्शन, सहज, सहज मतलब सहज मतलब वही है कि तुमको मार पीटी, तो जनरली क्या होता है, जिसको मार पीटी और शिकायत करने पहुंच गया, तो साहब साहब देखो हमारे साथ इसने मारपीट कर दी, तो सहज जो बिल्कुल जो सहज जो स्वाभाविक हो, तुमको मार पिटाई हो रही है, तुम घर में सो रहे हो, कोई नहीं कल जाएंगे एफआईआर लिखवाने, तो सहज नहीं है, ठीक है ना। फिर आचरण मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, किसी के साथ अपराध होएगा तो क्या करेगा? एफआईआर लिखवाएगा ना, तो एफआईआर जितना जल्दी लिखवाएगा उतना, जितना डिले करेगा उसको उतना नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। तो 154 का रेफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर दिया जाता है कि उसके तहत एफआईआर के बाद जो शुरुआती चीजें होती हैं, तो सीआरपीसी में देखो अभी हम करेंगे, सीआरपीसी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो 157 का रेफरेंस काफी होता है। देखो जैसे बहुत सारी चीजें सीआरपीसी में नहीं बताई गई है, जैसे आप देखो कि किसी विक्टिम का मेडिकल कहाँ बताया गया है, बताओ, किसी विक्टिम का मेडिकल, विक्टिम रेप विक्टिम का मेडिकल बताया गया है, लेकिन विक्टिम, बताओ शुभम, आप लोग में से है किसी को आइडिया, किसी विक्टिम का मेडिकल कहाँ बताया गया है? जो सबसे पहले पुलिस वाले जब एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले जाते हैं मौका नक्शा, स्पॉट मैप बनाते हैं। स्पॉट मैप के संबंध में कहाँ बातचीत करता है मौका नक्शा, और पुलिस वाले जाते हैं सबसे पहले चीजों को जब्त करते हैं, सीज मेमो बनाते हैं, जब्ती पत्रक बनाते हैं। इसके बारे में कहाँ बातचीत करता है सीआरपीसी में? है किसी को आइडिया? पहला पार्ट पढ़ोगे, धारा 157 का जब आप पहला पार्ट पढ़ोगे, जैसे पुलिस वाले को जानकारी मिलती है सबसे पहले जाकर के वो शुरुआती प्रारंभिक साक्ष्य एकत्रित करता है। तो प्रारंभिक साक्ष्य में ही सबसे पहले जो विक्टिम का जो है तो मेडिकल वगैरह करवाना जो होता है, एमएलसी रिपोर्ट वगैरह जो बनती है, ठीक है ना, शुरुआत सबसे पहले विक्टिम की जो उसको एमएलसी रिपोर्ट बनवाते हैं, फिर वहां पे मौका नक्शा वगैरह बनाते हैं। जनरली ये शुरुआती कार्यवाही धारा 157 के तहत ही शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर पुलिस वाले मौका नक्शा ये सब करके कर देते हैं। और यदि वो 157 में ही जितनी इन्होंने पुलिस रिपोर्ट बना दिया, एमएलसी करवा दिया, मौका नक्शा बना दिया, जितने शुरुआत में जो है तो उन्होंने, तो उसके रिपोर्ट एक साथ में भेजते हैं मजिस्ट्रेट के पास, जो है धारा 157 की प्रारंभिक रिपोर्ट, तो वहीं पे बातचीत वो करते हैं, ठीक है ना। तो इसको करेंगे, इसको भी थोड़ा सा अभी थोड़ा एक बार सीआरपीसी के कुछ चीजों को मुझे लगता है डिस्कशन करना पड़ेगा, तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे और आपको जजमेंट में उसको कैसे यूज करोगे तो उनको रेफरेंस करना पड़ेगा। फिर संज्ञान 190 के तहत संज्ञान लिया, तो ये बेसिक चीजों को जो है तो आपको तृतीय पैरा में रखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर संज्ञान लेने के बाद की कार्यवाही फिर आगे बढ़ती है। फिर चतुर्थ पैरा में जो है तो बेसिकली जब कह सकते हो कि अभियोजन मामला, यानी कि भाई सिंपल सी बात है कि भाई मामला 207 का पालन किया गया, तो उसको अभियुक्त को सब दस्तावेज वगैरह दिए गए, तो फिर उसने अपना बचाव, तो ये सब फिर उसके बाद अभियोजन साक्ष्य ली जाती है ना। अभियोजन साक्ष्य लेने के बाद फिर 313 का बयान होता है। अभियोजन साक्ष्य लेने के बाद 313 का बयान है ना, 313 सीआरपीसी के पढ़ोगे तो अभियोजन साक्ष्य लेने के बाद 313 का बयान, 313 मस्ट कंपलसरी, ये लिखी ही जाती है, ठीक है ना। केवल समन मामला है जहां पर जो है तो अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से माफी दिया गया है, वहां छोड़ दिया जाए तो 313 का बयान मस्ट कंपलसरी है, अनिवार्य है।
313 का बयान लिखा जाता है और फिर अभियोजन की तरफ से जो भी साक्ष्य पेश किया गया है उसको बहुत ही संक्षिप्त में चौथे पैरा में यहाँ पर लिखा जाता है। तो तीसरे पैरा में ये प्रथम सूचना, ये सभी बातें मैंने प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य सभी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। फिर अगला पैरा यहाँ पर अब ये अगला पैरा चूंकि ये इसमें चूंकि ये थोड़ा सा कोई भी मृतक फरार अभियुक्त के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं, पर ये जनरली जो है तो यूज नहीं होता है हम लोग के लिए, तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। चौथा पैरा में अभियुक्त की प्रतिरक्षा, अभियुक्त के परीक्षण में कोई बात उल्लेख की गई है, प्रतिरक्षा में कोई बात कही गई है, तो वो चौथे पैरा में बेसिकली जो है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है। 313 का जो तहत जो उसका बयान लिया गया है, क्या बयान लिया गया है, किस प्रकार का बयान लिया गया है, उन सभी बातों को जो है तो चौथे पैरा में आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है। और पांचवा पैरा में विचारणीय प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा विचारणीय प्रश्न, ठीक है ना। विचारणीय प्रश्न कैसे बनते हैं, तो जैसे जो आप चार्ज फ्रेम करते हो, आरोप लगाते हो, आरोप के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा ना, आरोप को भी पढ़ेंगे। तो आरोप कैसे लगाते हैं, आरोप में कि ध्यान देखो, एक बात बताऊं आपको कि सिविल मामलों में जो विवादित प्रश्न बनाना है वो आसान है, लेकिन आरोप जो लगाना कठिन है, क्योंकि कंटेंट्स आरोप में आपको मिस नहीं करने हैं। एक भी कंटेंट मिस होता है तो आरोप गलत बन जाता है, तो कंटेंट्स मिस नहीं हो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कुछ चार्ट वगैरह मेरे पास है, तो उनसे आपको काफी सहूलियत मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। और बाकी जहाँ पे चार्ट नहीं है वहां पे हम लोग मिलकर कुछ बीच का रास्ता, ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि चीजें आसान हो जाएंगी। तो बेसिकली जो है तो पांचवें पैरा में आरोप लगाया जाता है और प्रॉपर्ली विचारणीय प्रश्न जो है तो जो भी है बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो विचारणीय प्रश्न जो है तो प्रॉपर्ली यहाँ पर पांचवें पैरा में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे वही क्या घटना दिनांक समय को परिवार की चोरी हुई है, क्या मतलब चोरी की रिपोर्ट लिखा है तो क्या चोरी हुई है, ठीक है ना, और क्या उसके निशानदेही पर बरामद, तो ये बरामद हुई है, ठीक है ना। तो ये जो भी प्रश्न बनते हैं तो प्रॉपर्ली यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर देखो कई जगह कई बार जो है तो ये जो विचारणीय प्रश्न है तो कई टीचर सरल करने के लिए बोल देते हैं कि जो तुमने चार्ज फ्रेम किया उसी को पॉइंट वाइज लिख लो। तुम वैसा भी कर सकते हो, या प्रैक्टिकलिटी में जैसे विचारणीय प्रश्न बनते हैं मैं वैसे विचारणीय प्रश्न बनवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में जैसे आरोप बनते हैं वैसे विचारणीय प्रश्न नहीं बनते, है ना। सही बोल रहा हूं ना मैं शुभम? प्रैक्टिकलिटी में जो है तो थोड़ा सा अलग से वहां पे प्रश्न बनते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं उस तरह से बनवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ताकि वो है ना फिर वहां पे अपन ज्यादा से ज्यादा सही रहेगा। तो प्रश्न पढ़ के ही चीजें समझ में आ जाती, ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आवाज आ रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, चलिए तो आज हमने इतनी सब बातें कर ली, और आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। बाकी छठवें पैरा से उधर आगे की बातें अपन लोग कल